अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज की टॉप स्टोरीज आपके सामने लेके हाजिर हूं। आज की जो खबरें हैं वो बताते हुए मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूं क्योंकि बहुत ही जबरदस्त न्यूज़ है। तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूं अपनी स्टोरी नंबर 1 की तरफ। बताऊंगा अभी सिर्फ हेडलाइन, डिटेल बाद में। अभी की जो पहली खबर है वो ये है कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार हुआ है। इंडिया की टांगें कांप गई हैं, वो बहुत परेशान हैं। ये क्या हाइपरसोनिक मिसाइल है, इंडिया क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, ये डिटेल से आपको बताएंगे। नंबर 2 स्टोरी जो हमारी वो ये है कि इस वक्त अमेरिका ईरान के निशाने पे आ चुका है। ईरान जब चाहे अमेरिका को हिट कर सकता है और अमेरिका के लिए बहुत परेशानी इस चीज से बन गई है कि ईरान ने ये क्या कर दिया है, ईरान ने ऐसा क्या कदम उठाया, ये आपको बताएंगे। और इसके बाद जो हमारे पास अगली स्टोरी है वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि मसला कश्मीर जो है वो हल के करीब है। और ये हम आपको क्यों कह रहे हैं, इसकी बाकायदा हम आपको इसका प्रूफ देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आपको वाकई फील होगा कि हो सकता है ये दरीना मसला जो पाकिस्तान का है ये हल की तरफ अब चला जाए। उसके बाद अगली स्टोरी ये है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो खतरे में है। स्पेशली मोदी साहब खुद तो बहुत ज़्यादा इस वक्त खतरे में आ चुके हैं। ये भी स्टोरी हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी डिटेल स्टोरी है उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जी हाइपरसोनिक मिसाइल की कहानी। हाइपरसोनिक मिसाइल जान लीजिए कि ये एक खास स्पीड है। आवाज की रफ्तार से अगर 5 गुना तक कोई मिसाइल रफ्तार रखता है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। जब उसकी रफ्तार 5 गुना से ज्यादा हो जाती है, मैक 5 कहते हैं उसे, मैक 5 तक, मैक 5 से जब उसकी स्पीड ज्यादा होती है तो उसे हाइपरसोनिक कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो तुर्की ने एक मिसाइल बनाया है हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक कैटेगरी का वो मिसाइल है। और ये टाइफून ब्लॉक 4 इसका नाम है जी, ब्लॉक 4 है उनका, टाइफून इसका नाम है। और ये 63,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जा सकता है और जो इसकी रेंज है ये 800 किलोमीटर तक ये फायर कर सकता है। और इसके अलावा जी इसमें जो एक स्पेशली अगर आपको चीज बताऊं मैं, जो दुनिया का सबसे ताकतवर अभी तक का मिसाइल है हाइपरसोनिक, वो रशिया का एक मिसाइल कहलाता है। जो उसकी स्पीड है वो 32,000 किलोमीटर पर और है। और जो या मतलब अगर इसे आप वो स्पीड साउंड के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये मैक 27 की स्पीड कहलाती है। इतना अभी तक किसी के पास ये रफ्तार मौजूद नहीं है। और ये एवनगार्ड के नाम से मतलब मशहूर है, इसका नाम ये रखा गया है रशिया के अंदर। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग मिसाइल है उनका। और हाइपरसोनिक की तरफ अब दुनिया जा रही है, लेकिन बहुत कम ममालिक हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं। इंडिया तो आए दिन दावे करता रहता है कि हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया। बेसिकली वो तो अपने डोमेस्टिक जो ऑडियंस हैं उन्हें सेटिस्फाई करता रहता है। कभी वो बताते हैं जी कि हम 5th जनरेशन जहाज बनाने की तरफ जा रहे हैं, कभी वो कहते हैं जी कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल अपने बना लिए हैं। वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करते रहते हैं। लेकिन तुर्की ने अब हकीकतन ये बनाया। अब तुर्की और इंडिया का क्या ताल्लुक है, आप ये जानते हैं कि जब पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही थी तो इंडिया ने डायरेक्टली इल्जाम लगाया था तुर्की पे। उसने कहा जी तुर्की ने पाकिस्तान की पूरी तरह से मदद की, फौजी मदद भी और सफारती मदद भी। और यहां तक वो इल्जाम लगाते रहे कि जंग के दौरान भी मुसलसल सप्लाई जारी थी। जो ड्रोन इस्तेमाल हुए वो भी पाकिस्तान उनसे लेके ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि एक्चुअली पाकिस्तान और तुर्की जो है वो दोनों ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी में ये दोनों मुल्क ही बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन तुर्की का क्योंकि पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है तो इसलिए इंडियंस का ख्याल ये है कि ये जो मिसाइल तुर्की ने बनाया है, ये समझे तुर्की ने नहीं बनाया, ये पाकिस्तान ने बना लिया। तो ये 800 किलोमीटर का हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेना और वो पाकिस्तान को मिल जाना, इसका मतलब है कि इंडिया की तो तबाही तबाही है। वो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, वो हर वक्त यही सोच के रखते हैं कि पाकिस्तान पता नहीं उनके साथ क्या करेगा। हालांकि हमने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि उनका नुकसान किया हो या उन पर हमला किया हो। हमेशा हमने हमले का जवाब दिया है। लेकिन क्योंकि चोर के दिल में वो तिनका होता है तो हमेशा उन्हें ये चीज खटकती रहती है। तो जो तुर्की का ये मिसाइल है ये इस वक्त उन्हें बहुत ज्यादा खटक रहा है कि उन्होंने डायरेक्टली तुर्की पे इल्जाम लगाया था मदद का। उसके बाद उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दी थी इंडिया में तुर्की के खिलाफ, उनकी कंपनीज का बायकॉट शुरू कर दिया था। और अब इस मिसाइल से उन्हें यह लगता है कि उन्हें खुद को बहुत ज्यादा खतरा हो गया। और वैसे तो इंडिया की टेक्नोलॉजी को आप मानेंगे, एक चीज तो मैं भी मानता हूं कि जो इंडिया की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ना वो तो इतनी जबरदस्त है कि दुनिया में वाकई उसका मुकाबला नहीं। जो सच है वो बात बतानी चाहिए, वो माननी चाहिए, चाहे दुश्मन की क्यों ना हो। अभी लास्ट टाइम जो एयर शो हुआ है, रॉयल एयर शो, जो इंटरनेशनल राइट जिसे बोला जाता है, जो कि इंग्लैंड में शो मुनक्किद हुआ, पाकिस्तान भी गया, बाकी दुनिया की टॉप एयर फोर्सेस भी गई, वहां पे सब ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज का मुजाहिरा किया, अपने अपने स्किल्स वहां पे शो किए। और उसके अंदर पाकिस्तान को 2 अवार्ड्स भी मिले। लेकिन उसके अंदर इंडिया का एक ऐसा रिकॉर्ड था जो कोई भी ब्रेक नहीं कर सका। वो ये था स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का रिकॉर्ड। ये होता है जी, या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है कि वो नजर नहीं आती रडार में,
لیکن انڈینز نے اس دفعہ کمال کر دیا, وہ لوگوں کو آنکھوں سے بھی نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے, مطلب اگر ان کے طیارے سمجھے کھڑے تھے تو لوگ انہیں دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے. اتنے اسٹیلتھی پلین بنا چکا ہے انڈیا, اور شوخیاں وہ بڑی بڑی مارتے رہتے ہیں. لیکن ایک ایسی قوم ہے جسے شاید اس چیز کی عادت ہے, انہیں شاید یہ سننا بھی اچھا لگتا ہے, اور کل کو جب دنیا انہیں بےعزت کرتی ہے, برا بھلا کہتی ہے, تو اس کے بعد انہیں یہ لگتا ہے کہ دنیا بری ہے, دنیا غلط ہے, ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. اور یہی چیز ہے جس نے انڈیا کو مروایا ہے, ان کے غرور نے, اور ان کے یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ دھمکیاں دینا یا گدڑ بکیاں دینا, دوسروں کو برا بھلا کہنا یا اپنے آپ کو زیادہ اونچا سمجھنا, یہ تمام چیزیں ہیں جو بھارت کو لے ڈوبی ہیں. اور اس ڈیولپمنٹ کے بعد انہیں دوبارہ پھر سے مرچیں لگی ہوئی ہیں جی. ابھی پھر انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب نیا جھوٹ کیا بولیں یا نئی شوخی کیا ماریں کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں اور امپریس کریں کہ یہ دیکھو جی ہمارے پاس کیا کچھ موجود ہے. حالانکہ دنیا بڑی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ان کے پاس کیا کچھ موجود ہے. ایک جو موجود ہے, جو بڑی ایکسیسو تعداد میں ہے, جو وہ استعمال بھی کرتے ہیں, وہ اکثر میں بھی نام لیتا رہتا ہوں, شاید گاؤں موتری ہے اور تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک پہ. بہت ہی ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی ایران کے حوالے سے. اب جو ایران ہے جی, ایران نے امریکہ کو رکھ لیا جی اب نشانے پہ سیدھا سیدھا. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ ایک بڑی زبردست خبر ہے جی. اس خبر کو ذرا غور سے سنیے گا. ایک سیٹلائٹ راکٹ کا تجربہ کیا ہے جی ایران نے, اور اس کا نام جو ہے وہ ہے قاصد. ٹھیک ہے, اور یہ اب زمین سے لے کے خلا تک جا سکتا ہے. سیٹلائٹ وہاں جا کے لانچ کر سکتا ہے جو زمین کے مدار کے ارد گرد گھومتی ہیں. لیکن اس طرح کے راکٹ کا جو انجن ہوتا ہے, جو اسے آپ مطلب اس کے مختلف کمپوننٹ یا ٹیکنیکل چیزیں تو شاید ہم بھی بہت زیادہ نہیں جانتے کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہوگا. لیکن ایک ایسا راکٹ بنانا جو زمین کے مدار سے باہر نکل جائے یا زمین کے مدار تک ایک اس سیٹلائٹ کو چھوڑ سکے, وہ بہت ہی پاورفل انجن ہوتا ہے. اور یہی یا اسی ٹائپ کے انجن جو ہیں وہ آئی سی بی ایم میں یوز ہوتے ہیں. اب آئی سی بی ایم کیا ہے؟ یہ ہے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل, کہ مطلب جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں ہٹ کر سکتا ہے, اسے آئی سی بی ایم کہتے ہیں. تو یہ جو آئی سی بی ایم کی ٹیکنالوجی ہے, یہ وہ حاصل کر چکا ہے ایران. انہوں نے راکٹ کا کامیاب تجربہ کر دیا. 20 جولائی کو یہ تجربہ ہوا اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے پہلے جو ایران کی اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی تھی, جو ایران پہ حملہ کیا تھا اسرائیل نے, تو جو ایران ہٹ کر رہا تھا وہ اسرائیل کو ہٹ کر رہا تھا, کیونکہ امریکہ اتنا دور تھا کہ اسے ڈائریکٹلی وہ وہاں پہ ہٹ کر نہیں سکتا تھا, اور اس کے پاس ایسا کوئی میزائل موجود نہیں تھا کہ جس سے امریکہ کو خطرہ ہو. اس لیے وہ بھی کھل کے آ کے مار رہا تھا. اسے پتا تھا کہ بھائی اس نے میرا کیا ہی بگاڑ لینا ہے. لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ ایران نے اپنی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس چیز کو پروف کر دیا ہے کہ بھائی اگر آپ دوبارہ آئے یا آپ نے کوئی ایسی حرکت کی, تو اس دفعہ صرف ایران نہیں, اس دفعہ معذرت ہوں, اس دفعہ صرف اسرائیل نہیں, اس دفعہ آپ بھی ہٹ ہو سکتے ہیں. جب یہ سفر انہوں نے اپنے راکٹ سے طے کر کے دکھا دیا, تو اس کے بعد یہ چیز پروو ہو گئی کہ جب چاہے گا ایران جو ہے وہ امریکہ کو بھی اپنے نشانے پہ رکھ سکتا ہے. کیونکہ یہ جو ٹیکنالوجی میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں وہ حاصل کر چکا ہے راکٹ کی, جو سپیس تک جانے کے لیے ہے. اسی ٹیکنالوجی کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل میں یوز کیا جاتا ہے. اور اگر ایران ڈائریکٹلی آئی سی بی ایم کا تجربہ کرتا تو پوری دنیا نے چیخ اٹھنا تھا. انہوں نے بڑے طریقے سے ایک راکٹ کا تجربہ کیا کہ جس سے یہ بھی ثابت ہو جائے کہ ہمارے پاس پاور ہے, اور جس سے دنیا یہ بھی نہ کہہ سکے کہ آپ نے تو کسی کو ہٹ کرنے کے لیے یہ چیز بنائی ہے. تو بڑی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اپنی یہ بڑی ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی ہے. یہ سالڈ فیول اور لیکوڈ فیول دونوں پہ چلتا ہے, ہائبرڈ فیول کہتے ہیں اسے. اور یہ جی 10 سے 15 ہزار جو کلومیٹر کی رینج جو ہے وہ آئی سی بی ایم جو ہیں وہ طے کر سکتے ہیں. ان کی اتنی پاور ہوتی ہے 10 سے 15 ہزار کلومیٹر جو ہے. اور اس کے علاوہ ان کی جو سپیڈ ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی 30,000 کلومیٹر تک کی سپیڈ تک بھی جا سکتے ہیں, کہ مطلب 10,000 سے 30,000 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے آئی سی بی ایم سفر کرتا ہے. اور جو اس رفتار سے میزائل سفر کرتے ہیں انہیں روکنا کسی بھی دنیا کے سسٹم کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا ہے. تو یہ تو تھی دوسری جی ایران اور امریکہ کے حوالے سے خبر. اب لے کے چلتے ہیں آپ کو جی اگلی سٹوری پہ. وہ بھی بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے, بلکہ پاکستان کی ہمارے پوائنٹ آف ویو سے تو سب سے امپورٹنٹ سٹوری ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل کی طرف جا رہا ہے. اب ہوتا ایسے ہے جی کہ ٹیمی بروس جو ہیں, جو دفتر خارجہ کی ترجمان ہیں امریکہ کی, ان سے سوال ہوتا ہے وہاں پہ, اور سوال میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو آپ نے بات چیت کروانی تھی اس کے حوالے سے کیا انڈس واٹر اور کشمیر کی بات چیت بھی آپ کروائیں گے؟ تو اس کے اوپر ٹیمی بروس جو ہے انہوں نے جی بہت زبردست انہوں نے ایک جواب دیا. سب سے پہلی بات تو ایک یاد رکھیے گا, نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ انہوں نے اس سوال کو اگنور نہیں کیا. انہوں نے نہیں کہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں کروائیں گے, یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, یہ ہم تو اس پہ بات ہی نہیں کریں گے, امریکہ اس پہ بات ہی نہیں کرے گا, یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں. ان کا جواب آگے سے یہ تھا, انہوں نے کہا جی 2 طرفہ مذاکرات پاکستان اور امریکہ کے ہونے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں خود بھی اس کے اندر موجود ہوں گی, اور وی آر لوکنگ فارورڈ فار اٹ. مطلب یہ ہے کہ ہم
मामलात को देखेंगे। उन्होंने ये बात नहीं की कि हम इन मामलात को, कश्मीर को हम इग्नोर करेंगे या नहीं देखेंगे। हालांकि जो सवाल था उसमें कश्मीर और इंडस वाटर दोनों शामिल थे कि सिंध तास का मुआहदा भी डिस्कस और साथ कश्मीर भी डिस्कस, जिन दोनों के ऊपर उसने डिनाई नहीं किया। उसने कहा पाकिस्तान से हमारी बातचीत होने जा रही है, क्योंकि अभी 25 जुलाई को इसहाक डार साहब जो हैं और हमारे जो नायब वज़ीर आज़म भी है और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उनकी मुलाकात होने जा रही है मार्को रूबियो से, जो कि सेक्रेटरी ख़ारजा हैं अमेरिका के, 25 जुलाई को। तो यकीनन ये वाले मामलात ज़ेर बहस आने वाले हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, उस वक्त जब एक वो सीज़ फायर का ऐलान हुआ था, तो फौरी बाद जो ट्वीट्स आए थे डोनाल्ड ट्रंप की, तब से ये कश्मीर का मामला उठना शुरू हो गया था, क्योंकि उन्होंने ट्वीट में नाम लिख दिया था कश्मीर का। इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की शर्त में ये शर्त रखी थी कि कश्मीर का मामला डिस्कस होगा, इस मामले को हल की तरफ लेके जाया जाएगा, क्योंकि जब तक ये मामला डिस्कस नहीं होता इन दोनों ममालिक के दरमियान में अमन होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली अब इन चीज़ों को जल्द ही नपेटने की कोशिश की जाएगी। ऑल्दो कि जो इंडिया है उसकी पूरी कोशिश होगी कि इसे भाग सके, लेकिन इंटरनेशनली बाजू का चीजें ऐसी होती हैं जो हम और आप नहीं जानते होते। अंडर द टेबल जो बात हुई होगी, आपने देखा होगा मोदी आज तक खामोश है, वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई बयान नहीं देता। पता नहीं किस बात के ऊपर वो फंसा हुआ है, किस चीज के ऊपर उसे पता है कि मैं क्या कुछ गारंटी दे चुका हूं या कह चुका हूं। ये चीज शायद किसी जमाने में बारह फौरी तौर पे आना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका अपना असर और रसूख जरूर इस्तेमाल करने जा रहा है और इंडिया को वो जिच भी बहुत कर रहा है। 25 से 26 दफा तो वो नाम लेके कह चुका है कि जी जंग हमने रुकवाई थी, लेकिन मोदी साहब खामोश हैं, खुद कुछ नहीं कहते, दूसरों से कहलवाते रहते हैं। अब देखते हैं ये मसला कश्मीर की तरफ जो हमने पॉइंट आउट किया है और जो इस मामले को भी डिस्कशन की तरफ लाया जा रहा है, ये किस हद तक आगे जाता है। लेकिन अगर अमेरिकन प्रेशर आता है तो डेफिनेटली इसके बहुत चांसेस हैं कि ये मसला अब हल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक पे, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नाम आप सुन लीजिए, ये है जी मोहन भगत साहब। ये आरएसएस के हेड हैं जी। आरएसएस जो है ये समझें कि बीजेपी की मदर जो ऑर्गेनाइजेशन है और ये हिंदुत्व के ऊपर चलने वाली और हिंदुत्व की समझे ना कि करता धरता तंजीम जो है वो आरएसएस है। इसी की ये आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की सारी जो है। तो ये मोहन भगत साहब जो हैं ये अब ये कह रहे हैं कि मोदी साहब को अब रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पहले ही इनसे खुश नहीं थे कि मोदी साहब या कोई भी वजीर आजम जो बीजेपी से ताल्लुक रखता था वो हमेशा उनके दफ्तर में हाजिर हुआ करता था आरएसएस के। लेकिन इस बार क्या हुआ या इन दिनों में क्या हो रहा था कि मोदी साहब ने आरएसएस के हेड को पीएम हाउस बुलाना शुरू कर दिया था। ये खुद मिलने के लिए जाते नहीं थे उनसे, तो ये चीज उन्हें ऑलरेडी बुरी लग रही थी। मोदी साहब 75 साल के होने वाले हैं और आरएसएस का जो लॉ है, उनका जो आइन है, उसके मुताबिक 75 ईयर्स पे लोग रिटायर हो जाते हैं, जो भी उनके सियासतदान होते हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि एलके अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी साहब, ये दो बंदे इस तरह के थे जिन्हें पिछले इलेक्शन में टिकट्स नहीं दिए गए थे, सिर्फ इसलिए कि इनकी उम्र 75 साल से जायद या 75 साल हो चुकी थी। और अब मोदी साहब तकरीबन मेरे ख्याल कुछ ही अरसे बाद, ये जो डेट है, मैं आपको शायद सितंबर की डेट के अंदर ही कोई डेट्स आ रही हैं कि जिसके अंदर 25 सितंबर को गालिबन या 26 सितंबर को इनका जो 100 साल तकरीबात इनकी होने वाली हैं आरएसएस की। और उससे 8 दिन पहले मोदी साहब का जो टाइम है जो पूरा हो रहा है, क्योंकि 75 साल के हो रहे हैं, और ये मोहन भगत साहब जो हैं और जो आरएसएस के बाकी करता धरता हैं वो नहीं चाहते कि मोदी साहब मजीद अब कंटिन्यू करें। तो ये भी मोदी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आ चुकी है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है तो बड़ा ढीठ किस्म का आदमी, पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इसे हटाने की कोशिश अब अंदर से भी जारी है। अपोजिशन बहुत शदीद हो चुकी है, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के मामले पे जब से जहाज़ों वाला किस्सा दोबारा छेड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, तो तब से फिर से प्रेशर आ गया है और राहुल गांधी बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें नुकसानात की डिटेल बताई जाए, जो वो बताने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं फ्यूचर फैसला करेगा कि मोदी साहब के साथ क्या होता है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। आज की यही हमारे पास स्टोरीज थी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।